नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असरदार निवेश किताब पर गहराई से बात करेंगे, फिलिप फिशर की कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। जी। ये किताब देखिए 1958 में आई थी, लेकिन कमाल है कि इसकी जो सीख है वो आज भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम की है। बिल्कुल। तो आज हम फिशर के उस खास नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जिसने, आप जानते हैं, कई बड़े निवेशकों को भी राह दिखाई है। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये उस जमाने की जो सोच थी ना, उससे जरा हटके था। मतलब जहां बेंजामिन ग्राम जैसे बड़े नाम थे, वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह, बिल्कुल, वो जोर देते थे फाइनेंशियल आंकड़ों पे, बैलेंस शीट, नंबर्स, है ना। हाँ, लेकिन फिशर का ध्यान था कंपनी की असल क्वालिटी पर। मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी आगे कितना बढ़ सकती है, अच्छा, उसका पोटेंशियल क्या है। आपको पता है, वॉरेन बफे ने खुद कहा है कि उनकी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है उसमें 15% हिस्सा फिशर का है। अरे वाह, 15%। हाँ। ये तो काफी ज्यादा हुआ। हाँ, ये उनके असर को दिखाता है। तो फिर फिशर की सोच में ऐसा क्या अलग था? आपने कहा क्वालिटी पर जोर, इसे थोड़ा और खोलिए ना। उनका मेन फोकस था क्वालिटेटिव एनालिसिस पर, मतलब गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है। वो कहते थे कि किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले सिर्फ उसके नंबर्स मत देखो, ये देखो कि वो कंपनी कितनी इनोवेटिव है, मतलब नई चीजें कितनी ला रही है। उनका रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं, वो कितना मजबूत है। अच्छा। उनकी सेल्स टीम कितनी असरदार है बाजार में, और शायद सबसे जरूरी बात, क्या? मैनेजमेंट, कंपनी चलाने वाले लोग, वो कितने काबिल हैं और कितने ईमानदार। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ आंकड़ों से आगे जाकर कंपनी की आत्मा को समझने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने, आत्मा। फिशर मानते थे कि भविष्य का अंदाजा आप सिर्फ पिछली बैलेंस शीट से नहीं लगा सकते। सही बात है। उसके लिए कंपनी की अंदरूनी ताकत, उसकी विजन, ये समझना जरूरी है। और यहीं पर उनकी वो मशहूर स्कटलबट टेक्निक आती है। स्कटलबट, ये नाम थोड़ा अजीब है, क्या मतलब है इसका? हाँ, सुनने में थोड़ा फनी लगता है। स्क्विटलबट का सीधा मतलब है जमीनी हकीकत पता लगाना। जमीनी हकीकत? हाँ, मतलब सिर्फ मैनेजमेंट जो कह रहा है या एनुअल रिपोर्ट में जो लिखा है उस पर मत जाओ। तो फिर कंपनी के ग्राहकों से बात करो, उनके सप्लायर से पूछो, अरे उनके पुराने कर्मचारियों से या इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से जानकारी निकालो। अच्छा, मतलब असली इनसाइडर जानकारी। बिल्कुल। ये तरीका वो चीजें सामने लाता है जो अक्सर कागजों पर नहीं दिखती। कंपनी का माहौल कैसा है अंदर, ग्राहक सच में खुश हैं या नहीं, मैनेजमेंट अपने वादे निभाता है या बस बातें करता है। ये अंदर की खबर तो वाकई किसी निवेशक को एक एज दे सकती है ना, जो सिर्फ रिपोर्ट पढ़कर नहीं मिलेगी। सही। लेकिन एक सवाल है, आज का जमाना तो डिजिटल है, इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है, तो क्या ये स्कटलबट वाला तरीका अब भी उतना ही काम का है? थोड़ा पुराना नहीं हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जानकारी आज ज्यादा आसानी से मिलती है, ये सच है। हाँ? पर वो जानकारी अक्सर ऊपर ऊपर की होती है, सतही। स्कटलबट का मतलब है गहराई में उतरना, लोगों से सीधे बात करना, उनके अनुभव जानना। ये जो मानवीय पहलू है ना, कंपनी का कल्चर, मैनेजमेंट की असलियत, ये समझने में स्कटलबट आज भी, बल्कि शायद पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा कई बार आपको गुमराह भी कर सकता है। सही कहा। अच्छा, किताब में एक 15 पॉइंट चेकलिस्ट का भी जिक्र आता है, वो क्या है? हमने पिछली बार इस पर ज्यादा बात नहीं की थी। हाँ, वो 15 पॉइंट्स फिशर के हिसाब से ये वो 15 पैमाने हैं जिन पर किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले कसना चाहिए। अच्छा, 15 सवाल। हाँ, और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल सवाल नहीं है। इसमें पूछा जाता है कि क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनकी मांग लंबे समय तक रहेगी? क्या मैनेजमेंट आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या कंपनी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है? इंडस्ट्री में उसकी रेपुटेशन कैसी है? ये चेकलिस्ट इन्वेस्टर को मजबूर करती है कि वो कंपनी के हर पहलू के बारे में सोचे। समझे, मतलब ये 15 सवाल एक तरह से कंपनी का पूरा एक्सरे करने जैसे हैं। बिल्कुल। और शायद इसी सोच से जुड़ा है उनका वो फोकस्ड इन्वेस्टिंग वाला आइडिया कि बहुत सारे स्टॉक्स मत खरीदो, बस कुछ अच्छी समझी हुई कंपनियों में पैसा लगाओ। एकदम सही। फिशर का यही मानना था कि अगर आपने इन 15 पैमानों पर किसी कंपनी को अच्छी तरह परख लिया है, आपको उस पर पूरा भरोसा है, हाँ? तो फिर दर्जनों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा फैलाने से बेहतर है कि कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियों में ही बड़ा निवेश किया जाए। अच्छा। उनका लॉजिक था कि आप बहुत सारी कंपनियों पर गहरी नजर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कंपनियों को आप वाकई गहराई से समझ सकते हैं। पर इसमें एक बात है, क्या इस तरह कुछ ही कंपनियों में पैसा लगाना ज्यादा रिस्की नहीं है? अगर उनमें से एक भी डूब गई तो? ये चिंता बिल्कुल जायज है। फिशर का तरीका ज्यादा
ज्यादा होमवर्क और ज्यादा आत्मविश्वास मांगता है। हाँ वो तो है। उनका मानना था कि अगर आपने अपनी रिसर्च, जिसमें स्कटलबट भी शामिल है, वो ठीक से की है तो रिस्क कम हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये तरीका शायद हर किसी के लिए ना हो। इसमें वो जो पारंपरिक डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत है ना, हाँ कि अंडे एक टोकरी में मत रखो। बिल्कुल, वो थोड़ा पीछे छूट जाता है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि किताब 1950s की है तो भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है और इसमें शेयर का सही दाम यानी वैल्यूएशन निकालने के मॉडर्न फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। ये क्वालिटेटिव चीजों पर ज्यादा जोर देती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका सार निकालें, फिलिप फिशर की सीख उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा मायने रखती हैं जो शेयर बाजार को सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं समझते, जी, जो किसी कंपनी को उसकी जड़ों तक समझना चाहते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं। हाँ, और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों के साथ बने रहना चाहते हैं। इसमें धैर्य और गहरी समझ यही कुंजी है। एकदम। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, हाँ, आज के इस दौर में जहां बिग डेटा है, एल्गोरिदम्स हैं, एआई है, क्या निवेश के फैसले पूरी तरह मशीनों और आंकड़ों पे छोड़े जा सकते हैं? सोचने वाली बात है। या फिर फिशर की तरह जमीन पर उतरकर लोगों से बात करके कंपनी की असलियत जानने की जो कला है, वो आज भी उतनी ही जरूरी है या शायद पहले से भी ज्यादा? ये 15 सवाल एक तरह से कंपनी का पूरा एक्सरे करने जैसे हैं। बिल्कुल। और शायद इसी सोच से जुड़ा है उनका वो फोकस्ड इन्वेस्टिंग वाला आइडिया कि बहुत सारे स्टॉक्स मत खरीदो, बस कुछ अच्छी समझी हुई कंपनियों में पैसा लगाओ। एकदम सही। फिशर का यही मानना था कि अगर आपने इन 15 पैमानों पर किसी कंपनी को अच्छी तरह परख लिया है, आपको उस पर पूरा भरोसा है, हाँ, तो फिर दर्जनों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा फैलाने से बेहतर है कि कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियों में ही बड़ा निवेश किया जाए। अच्छा, उनका लॉजिक था कि आप बहुत सारी कंपनियों पर गहरी नजर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कंपनियों को आप वाकई गहराई से समझ सकते हैं। पर इसमें एक बात है, क्या इस तरह कुछ ही कंपनियों में पैसा लगाना ज्यादा रिस्की नहीं है? अगर उनमें से एक भी डूब गई तो? ये चिंता बिल्कुल जायज है। फिशर का तरीका ज्यादा होमवर्क और ज्यादा आत्मविश्वास मांगता है। हाँ वो तो है। उनका मानना था कि अगर आपने अपनी रिसर्च, जिसमें स्कटलबट भी शामिल है, वो ठीक से की है तो रिस्क कम हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये तरीका शायद हर किसी के लिए ना हो। इसमें वो जो पारंपरिक डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत है ना, हाँ कि अंडे एक टोकरी में मत रखो। बिल्कुल, वो थोड़ा पीछे छूट जाता है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि किताब 1950s की है तो भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है और इसमें शेयर का सही दाम यानी वैल्यूएशन निकालने के मॉडर्न फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। ये क्वालिटेटिव चीजों पर ज्यादा जोर देती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका सार निकालें, फिलिप फिशर की सीख उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा मायने रखती हैं जो शेयर बाजार को सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं समझते, जी, जो किसी कंपनी को उसकी जड़ों तक समझना चाहते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं। हाँ, और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों के साथ बने रहना चाहते हैं। इसमें धैर्य और गहरी समझ यही कुंजी है। एकदम। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, हाँ, आज के इस दौर में जहां बिग डेटा है, एल्गोरिदम्स हैं, एआई है, क्या निवेश के फैसले पूरी तरह मशीनों और आंकड़ों पे छोड़े जा सकते हैं? सोचने वाली बात है। या फिर फिशर की तरह जमीन पर उतरकर लोगों से बात करके कंपनी की असलियत जानने की जो कला है, वो आज भी उतनी ही जरूरी है या शायद पहले से भी ज्यादा?